आप देख रहे हैं लाख टके की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले दिन भर की 10 बड़ी खबरें। सह प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली। पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा। पाकिस्तान के पंजाब में करतारपुर से कुछ किलोमीटर दूर पर ही चलाए जा रहे हैं टेरर कैंप। आतंकवादियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। बीएसएफ सूत्रों के हवाले से खबर। श्रीनगर ग्रेनेड अटैक का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। हरि सिंह मार्ग पर आतंकियों ने किया था हमला। एक की मौत, 18 लोग हुए जख्मी। आतंकियों की तलाश में जुटे सुरक्षाकर्मी। दिल्ली में आज भी वकीलों का हंगामा। साकेत कोर्ट के बाहर पुलिस वाले की पिटाई। 30 हजारी कोर्ट हिंसा के विरोध में वकीलों का प्रदर्शन। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। ऑड इवन पर उठाए सवाल। पूछा डीजल की गाड़ियों पर क्यों नहीं लगा बैन। दिल्ली एनसीआर में आज भी 600 के स्तर पर रहा प्रदूषण। पराली से प्रदूषण पर सियासत गर्म। खट्टर ने पंजाब में पराली के सैटेलाइट तस्वीरें पेश की। भड़के कैप्टन अमरिंदर ने कहा, पराली के बदले किसानों को केंद्र दे पैसा। 7 दिन में 3000 जगहों पर जलाई गई पराली। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अयोध्या में अलर्ट, बढ़ाई गई सुरक्षा। सोशल मीडिया पर भी निगरानी। किसी भी तरह के जुलूस पर पाबंदी। महाराष्ट्र में नहीं मिल रहा सरकार बनाने का फॉर्मूला। राज्यपाल से मिले शिवसेना के नेता, कहा सबसे बड़ी पार्टी को मिले न्योता। बीजेपी ने कहा सीएम पद पर कोई समझौता नहीं। मंत्रालय के बंटवारे का रास्ता है खुला। पीएनबी घोटाले के मास्टरमाइंड नीरव मोदी की कारों की होगी नीलामी। 7 नवंबर को ऑनलाइन नीलामी के जरिए वसूले जाएंगे पैसे। जब्त की गई है नीरव मोदी की करोड़ों की विदेशी कारें। पीएम मोदी की थाईलैंड यात्रा का आज आखिरी दिन। आसियान समिट से पहले जापान के पीएम शिंजो आबे से मुलाकात की। भारत ने आरसीईपी में चीन की मनमर्जी वाली डील पर रखा अपना पक्ष। फरवरी में होगी डील फाइनल। पाकिस्तान में मौलाना के अल्टीमेटम के बावजूद इमरान ने नहीं दिया इस्तीफा। पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन का प्लान बना रहे मौलाना फजलुर रहमान। पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर कुछ भी कर पाना अपने आप में असंभव है। अगर गलती से भी किसी भी व्यक्ति ने फौज के खिलाफ आवाज भी उठा दी तो उस व्यक्ति का क्या हश्र होता है, यह देखने के लिए आपको बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान चले जाइए। पाकिस्तानी कश्मीरी की एक भटकी हुई बेटी, उसने पाकिस्तान की फौज के बारे में जरा सा मुंह क्या खोला। उस लड़की की निजी जिंदगी को किस तरीके से पाकिस्तान के फौज के कारिंदों ने सार्वजनिक कर बदनाम करने की पूरी कोशिश की, आइए अब आपको दिखाते हैं। वो फौज जो फिल्में बनवाती है, वो फौज जो आइटम सॉन्ग के बोल और आइटम गर्ल के ठुमकों की चाल तय करती है, वो फौज जो सत्ता के खून के लिए अपनी बेटियों की अस्मत से खेल सकती है, उसी पाकिस्तानी फौज के पाप का शिकार हुई है ये लड़की, जिसका नाम है राबी पीरजादा। राबी पीरजादा की पहचान के लिए आपको बता दें कि ये पाकिस्तान की वही कश्मीरी मॉडल है जिसने तरह तरह के रेप्टाइल्स और सांप लेकर भारत को डराने की कोशिश की थी। कश्मीर पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की शिकार हुई इस लड़की से बस एक गलती हो गई कि इसने पाकिस्तान के डीजी ISPR आसिफ गफूर के एक झूठ से इनकार कर दिया। नीलम मुनीर खान ने यह कबूल भी किया कि ये गाना उन्होंने गफूर के कहने पर किया था और ये उनकी जिंदगी का आखिरी आइटम सॉन्ग है। लेकिन गाने के बोल और तरीके को लेकर पाकिस्तान में ही आलोचना होने लगी। तब आसिफ गफूर ने नीलम मुनीर खान के दावे से ही इनकार कर दिया। राबी पीरजादा आसिफ गफूर के इस झूठ पर लानतें भेजकर फंस गई हैं। राबी ने लिखा था कि गलती सबसे होती है, लेकिन कबूलने का साहस होना चाहिए। पाकिस्तान में चर्चा है कि पाक फौज ने राबी पीरजादा के दर्जनों निजी फोटो और अंतरंग वीडियो को वायरल कर दिया है। पाकिस्तान में राबी के उन वीडियोस की मांग होने लगी, लेकिन पाक फौज की इस नापाक और नीच हरकत के खिलाफ राबी को सहानुभूति भी मिलने लगी। किसी ने पाक फौज के पाप का सीधा विरोध तो नहीं किया, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद तरह तरह के सांप लेकर भारत को धमकाने वाली राबी पीरजादा के हाथों में मजहबी किताबें जरूर पहुंच गई। जो कि बहुत इस्लामी बातें करते रहते हैं, अक्सर बड़ी अजीब अजीब बातें भी करते हैं। जिस लड़की की जुबान भारत विरोधी प्रोपेगेंडा में थकती नहीं थी, जो मॉडलिंग, सिंगिंग और टिकटॉक वीडियोस के चकाचौंध में खोई रहती थी, वो अब पवित्र किताबों के बीच उलझी उलझी दिखती है। और कौन सा सिपाही?
तो पाकिस्तान की फौज की असलियत क्या है ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की फौज का एक दूसरा पहलू भी है जो अब हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार आग उगल रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि फौज के बारे में जहां बात आती है, फजलुर रहमान भी अपने तेवर न सिर्फ ढीले कर लेते हैं बल्कि पतली गली से कटने की बात करते हैं। ऐसा लग रहा है कि फौज का दबाव अब मौलाना फजलुर रहमान पर तेज पड़ता जा रहा है और बहुत जल्द इस्लामाबाद पर उनकी पकड़ भी ढीली पड़ सकती है। 3 दिन से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद एक मौलाना के कब्जे में है। पाकिस्तान के कोने कोने से हजारों लाखों लोगों को लेकर मौलाना फजलुर रहमान राजधानी में बैठा है। मौलाना ने इमरान खान को रविवार की शाम तक इस्तीफे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन वो वक्त पार हो गया। इमरान खान ने इस्तीफे से इनकार कर दिया है और साफ कह दिया कि इस आजादी मार्च में मौलाना के समर्थक कम है। नवाज और जरदारी के समर्थक ज्यादा है, जो करप्शन के आरोपों में जेल में बंद है और इनकी मांग पर इमरान इस्तीफा नहीं देंगे। वैसे शुक्रवार को जब मौलाना ने इमरान को अल्टीमेटम दिया था तो सेना पर भी कुछ सवाल खड़े कर दिए थे। एक दिन गुजरते ही सेना ने मौलाना के कान में फूंक मरवा दी। अब सेना का नाम सुनते ही मौलाना के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। मार्च में आर्मी चीफ का इस्तीफा भी शामिल है। आर्मी का नाम सुनते ही मौलाना को मानो बिच्छू ने डंक मार फिर से सवाल दोहराने को कहा। आर्मी चीफ का इस्तीफा भी शामिल है क्योंकि एक ट्रेंड चल रहा है कि एक नहीं 2 इस्तीफे, तो उसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दें। नहीं, हमारे मुतालबात में वो नहीं है। मौलाना के अल्टीमेटम के बावजूद इमरान पर तिल भर असर नहीं पड़ा तो मौलाना के सुर भी बदलते दिखाई दिए। अब मौलाना से पूछो तो कहते हैं कि बेमियादी धरने की बात तो कही ही नहीं थी। हमने कभी नहीं कहा कि ये धरना होगा और इतने दिन होगा और महीना होगा और 15 दिन होगा। हमने यहाँ पर आकर अपनी जो पाकिस्तान के अवाम की कुव्वत थी, और मैं आपको एक बात बहुत बता देना चाहता हूँ, तो अगर हम वोटर की बात करते हैं तो सारी अपोजिशन का मुत्तहिद होने के बाद वोटर की अक्सरियत भी ये कहती है कि ये हुकूमत नाजायज है, इसको चला जाना चाहिए। वैसे तो मौलाना पाकिस्तान लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब इस्लामाबाद लॉकडाउन में ही कुछ नहीं हुआ तो आगे मौलाना क्या करेंगे पता नहीं, क्योंकि इमरान खान तो अब मौलाना को ही गैर मुसलमानों के समर्थन वाला नेता साबित कर रहे हैं। मौलाना साहब, इमरान खान मुनाफिक नहीं है कि जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर नहीं मानता वो मुसलमान नहीं होता। इमरान का कहना है कि मौलाना को जिन अहमदिया मुसलमानों का समर्थन है उन्हें इमरान मुसलमान ही नहीं मानते। मतलब ये कि अब इमरान ने मौलाना को मजहबी मोर्चे पर भी चुनौती दे दी है। मौलाना के आजादी मार्च में पाकिस्तान के कोने कोने से लोग तो आ गए, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता या याद नहीं कि विरोध किसका करना है। लिहाजा एक नेता ने नवाज शरीफ के विरोध में नारे लगाना शुरू कर दिया। सबसे दरखास्त करता हूँ कि एक दफा जोर से कहे, गो नवाज, गो नवाज। नेता नारे लगा रहा था और साथ बैठे लोग हैरान थे कि इसे क्या हो गया। गो इमरान की जगह गो नवाज क्यों बोलने लगा। खैर 2-4 दिन और मौलाना ने इन्हें यहाँ बैठाए रखा तो पता नहीं ये मौलाना के खिलाफ ही नारे ना लगाने लगे। टीम न्यूज़ नेशन। रही जिला दिल्ली और एनसीआर की बात करते हैं। एक नवजात बच्चा जो आज दिल्ली में जन्म ले रहा है, वो बच्चा प्रतिदिन कम से कम 20 या 25 सिगरेट के बराबर के अपने फेफड़े को जला रहा है। यानी कि एक नवजात बच्चा आज 20 या 25 सिगरेट के बराबर के अपने फेफड़े को खत्म कर रहा है। ये है हमारी आबो हवा और ये है हमारी दीन। आज आप किसी भी डॉक्टर से दिल्ली और एनसीआर में बात कर लीजिए, हर डॉक्टर आपसे यही कहेगा, अगर आप में बूता है, अगर आप दिल्ली में रह बगैर अपनी जिंदगी चला सकते हैं तो कृपा करके दिल्ली और एनसीआर से भाग जाइए। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां रहने का मतलब यह है कि आप अपनी जिंदगी के 14 साल शायद भेंट दे रहे हैं उस चीज के लिए जिस पर आपका कोई हक नहीं है। प्रदूषण आम आदमी फैला रहा हो ऐसा नहीं है, लेकिन आम आदमी इसकी वजह से अपनी जिंदगी कम जरूर कर रहा है। तो हम तो बस इतना ही कहेंगे, भाग सकते हैं तो भाग लीजिए। बहुत जरूरी काम ही है, तभी हमें अपने घर से बाहर निकलना है।
इसके लिए बिल्कुल हेल्थ इमरजेंसी है। तो इस टाइम पोल्यूशन का लेवल है काफ़ी अलार्मिंग लेवल है और इसके काफ़ी सीवियर हेल्थ हजार्ड्स हैं। देश की राजधानी दिल्ली आज प्रदूषण की राजधानी बन चुकी है। पूरी दुनिया में इस खूबसूरत शहर का मजाक बन गया है। आलम यह है कि धूम्रपान न करने वाले व्यक्ति के लिए दिल्ली में एक दिन सांस लेना 40 सिगरेट पीने जैसा हो गया है। खुशमिजाज शहर को पॉल्यूशन की चादर ने ढक रखा है। हर चेहरे पर मास्क लगा हुआ है। स्टडी तो यहाँ तक कहती है कि दिल्ली में रहने का मतलब है अपनी जिंदगी के 14 साल कम कर लेना, क्योंकि ये शहर आपको बीमार, बहुत बीमार कर देगा। जहाँ AQI इंडेक्स 400 पार करते ही घुटन महसूस होने लगती है, वहाँ 900 के पार भी दिल्ली वाले रहने को मजबूर हैं। तो इंडिया में बच्चे पैदा होते हैं, उनकी लंग कैपेसिटी काफ़ी बच्चों में कम पाई गई है एज कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशन। तो हिंदुस्तान की राजधानी में रहने के फितूर से ज़्यादा अच्छा है कि अपनी जान बचाई जाए और दिल्ली को गुड बाय बोला जाए। प्रदूषण सीधा फेफड़ों पर अटैक करता है, जिससे लंग कैंसर हो सकता है। दमा रोगियों के लिए तो प्रदूषण सबसे जानलेवा है। दिमाग में प्रदूषण की वजह से ऑक्सीजन कम पहुंचती है, जिससे स्ट्रोक और दिमागी बीमारी होने का खतरा रहता है। पोल्यूशन से आंखें लाल हो जाती हैं, जो रेटिना पर खराब असर डालता है। त्वचा और बालों को भी प्रदूषण से काफ़ी नुकसान पहुंचता है। किसी भी इंसान के लिए उसका परिवार ही सब कुछ होता है, और दिल्ली में रहने का मतलब है अपने परिवार के जीवन का सौदा करना, क्योंकि ये दिल्ली अब इंसानों के रहने लायक नहीं रह गई है। तेजी से शहरीकरण, पेड़ों की कटाई और बिना प्लानिंग के कंस्ट्रक्शन की वजह से आज दिल्ली और NCR पृथ्वी का नर्क बन चुके हैं। लिहाजा अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो घर से बाहर बिना मास्क के ना निकलें। किसी इलाके में जाने से पहले इंटरनेट पर वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़रूर चेक करें। ज़्यादा फल और हरी सब्जी खाएं। बाहर जाने की बजाय घर में ही एक्सरसाइज करें। घर के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद रखें। घर में एलोवेरा, लिली, पाइन प्लांट, अरिका पाम और इंग्लिश आइवी के पौधे लगाएं। यह पौधे घर की हवा को साफ करने में मददगार साबित होते हैं। शासन प्रशासन की ओर से ऑड इवन लागू किया जा रहा है। पानी का छिड़काव किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन का समय निर्धारित किया जा रहा है। लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी दिल्ली की तस्वीर नहीं बदली। टीम न्यूज़ नेशन। एक और बड़ी वजह आपको बता देते हैं कि दिल्ली और NCR या यूं कहीं कि उत्तर भारत से भागना चाहिए। क्योंकि 2017 में सरकार के आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। 14,70,000 लोगों की जान सिर्फ प्रदूषण की वजह से गई है। जी हां, क्या आपने कभी सुना हिंदुस्तान ने आज तक आतंकवाद में कितने लाख लोगों को गंवाए हैं? ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख। लेकिन एक साल में 14,70,000 लोगों की जान प्रदूषण से गई है हिंदुस्तान में। क्या यह वजह काफी नहीं है कि आप अपने परिवार को लेकर भाग खड़े हों? लेकिन ऐसे में हमारे नेता क्या कहते हैं? पर्यावरण मंत्री कहते हैं कि हमें भजन सुनना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री, जी हां, स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं गाजर खाइए, प्रदूषण से अपने आप को बचाइए। और उत्तर प्रदेश के मंत्री तो कहते हैं भगवान इंद्र की पूजा कीजिए, यज्ञ कीजिए, बारिश होगा, प्रदूषण आपको बचा लेगा। भगवान बचाए ऐसे नेताओं से। दिल्ली में सांस लेने का मतलब जहर पीना हो गया है। पॉल्यूशन हमारी जिंदगी हमसे छीन रहा है और जिम्मेदार लोग हर फिक्र को पॉल्यूशन के धुएं में उड़ा रहे हैं। पॉल्यूशन से लड़ने का हिंदुस्तानी प्लान जब आप सुनेंगे तो आप भी अफसोस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जानलेवा होते प्रदूषण पर पीएम मोदी भी चिंतित हैं और बीते 5 सालों में उन्होंने पहली बार पॉल्यूशन पर मीटिंग की है, वो भी बैंकॉक से। अब समझिए प्रदूषण के खतरे के बीच स्वस्थ रहने का सरकार के 2 मंत्रियों का नायाब नुस्खा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट करके पब्लिक से गाजर खाने की अपील की। साथ में ये भी लिखा कि गाजर प्रदूषण के खतरे से लड़ता है। मतलब सड़क पर चेहरे पर मास्क के साथ ही हाथों में गाजर देखना चाहते हैं मंत्री जी। गाजर ज्ञान के बाद अब केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का ये ट्वीट देखिए। पूरे दिल्ली NCR का दम घुट रहा है और मंत्री जी कह रहे हैं कि दिन की शुरुआत संगीत से करें। अब मंत्रियों से इतर ब्यूरोक्रेट से भी प्रदूषण पर उनकी संजीदगी समझिए। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत इन दिनों केरल में है और केरल की खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और बड़े गर्व से ऐलान भी कर रहे हैं कि वो दिल्ली छोड़कर केरल में बस जाएंगे। तो क्या दिल्ली को सुधारना और संवारना अब नीति आयोग के बस की बात नहीं रह गया है? ट्विटर पर जनता अमिताभ कांत से यही सवाल पूछ रही है। अब प्रदूषण पर योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री सुनील भराला को सुनिए। इनके मुताबिक
प्रदूषण को खत्म करने के लिए यज्ञ करना होगा। मतलब यज्ञ के प्रदूषण से दिल्ली का प्रदूषण मिटेगा। यज्ञ करने की गांवों में परंपराएं थी, तो सरकारें भी इस काम पर यज्ञ कराए और भगवान देव इंद्रदेव को मनाए, वो बरसात करे, वो सारा ठीक कर देंगे, अपना आप ही ठीक हो जाएगा। दावा किया जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा के किसान अंधाधुंध पराली जला रहे हैं, जिससे दिल्ली का ये हाल हो रखा है। अब जब बात अपने अपने प्रदेश पर आई तो कैप्टन अमरिंदर सिंह और मनोहर लाल खट्टर ने मोर्चा संभाला। अमरिंदर सिंह ने प्रदूषण के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया, तो वहीं मनोहर लाल खट्टर ट्विटर पर फोटो डालकर ये साबित कर रहे हैं कि पराली पंजाब में ही जलाई जा रही है, जबकि हरियाणा के किसान पराली नहीं जला रहे। सियासत के इन दावों के बीच सच नहीं बदलेगा, और सच यही है कि दिल्ली की जनता हर दिन मर रही है, हर दिन बीमार हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूला लागू कर दिया है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि क्या प्रदूषण से निपटने का कोई मूलभूत फॉर्मूला सामने है? बिल्कुल नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं है, चाहे राज्य कोई भी हो। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या इन राजनीतिज्ञों पर हमें रत्ती भर भरोसा करना चाहिए? दिल्ली वाले एक एक सांस के लिए जंग लड़ रहे हैं और दिल्ली के सियासतदान सियासी स्कोर बढ़ाने में जुटे हुए हैं। केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में ऑड इवन नियम लागू किया है, लेकिन बीजेपी नेता शायद प्रदूषण रोकना नहीं चाहते। ऑड इवन नियम तोड़ने के लिए बीजेपी सांसद विजय गोयल खुद ऑड नंबर की गाड़ी लेकर सड़क पर उतरे। विजय गोयल ने दिल्ली सरकार के कदम को ड्रामा बताया और बाकायदा चालान भी कटवाया। बीजेपी सांसद विजय गोयल ऑड इवन के खिलाफ थे, तो उन्हें समझाने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत फूल लेकर उनके घर पहुंचे, लेकिन विजय गोयल तो गहलोत के साथ पूरी दिल्ली सरकार पर बरस पड़े। ऑड इवन को किया भी अब करना था तो काफी पहले करना था, नंबर एक बात। दूसरा, हर साल ऑड इवन करना था ना आपको। अब चुनाव से पहले जब आप 2 महीने करते हैं तो मुझे नाटक लगता है। इन नेताओं की कवायद से प्रदूषण कैसे कम हो रहा था, ये इन्हें ही पता होगा। भोज के दिन कद्दू रोपने की एक पुरानी कहावत है। दिल्ली में कुछ ऐसा ही दिखा। ऑड इवन पर जारी सियासत के बीच डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया साइकिल पर सवार हुए और निकल पड़े दफ्तर के लिए। दावा ये कि बढ़ते प्रदूषण के बीच राजधानी के लोगों को ये जागरूक करने की पहल है। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला लागू हुआ तो सीएम समेत दिल्ली सरकार के मंत्री कारपूल कर दफ्तर पहुंचने लगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक गोपाल राय कारपूल कर दफ्तर जाते नजर आए, तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन केजरीवाल के घर पहुंचे कारपूल कर सीएम के साथ दफ्तर जाने के लिए और दिल्ली वालों को कारपूल का मैसेज देने के लिए। ऑड इवन पर गरमाई सियासत का असर पोस्टरों में भी दिखा। एक पोस्टर में प्रदूषण रोकने के लिए ऑड इवन फॉर्मूला के पालन की अपील थी, तो वहीं राजधानी में कुछ पोस्टर ऐसे नजर आए जिसमें इस फॉर्मूले को सियासी ड्रामा कहा गया। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाएं कि आसियान समिट के दौरान मलेशिया किस तरह से एक ऐसे देश के तौर पर उभर रहा है जो सिर्फ चीन की ही बात करता दिखाई देता है। यहां तक कि पाकिस्तान के समर्थन के बड़ी बड़े दावे भी मलेशिया करने लगा है। आखिरकार मलेशिया अचानक कैसे चीन के पाले में जा बैठा और हिंदुस्तान के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने लगा है? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 35वां आसियान सम्मेलन हुआ तो पूरी दुनिया की नजर इस सम्मेलन पर रही। इस सम्मेलन में दुनिया की करीब आधी आबादी के हिस्से के लिए मुक्त कारोबार समझौता होना था, लेकिन चीन की एक तरफा डील को देखते हुए भारत ने इस पर आपत्ति जताई। 10 देशों के संगठन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान ने अपने 6 पार्टनर देशों के साथ 2012 से डील पर बात शुरू की। ये समझौता रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी RCEP के तहत हो रहा है। 6 पार्टनर देशों में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। आसियान की बैठक के साथ साथ इसी RCEP डील को लेकर इस बार आखिरी चरण की बात हुई, जिसमें भारत ने अपना पक्ष रखा, जिस पर चीन ने अड़ंगा डाल दिया। RCEP का समझौता एक बार हो गया तो इसका मतलब होगा कि इस डील के तहत
एशिया पैसिफिक क्षेत्र के देशों में दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एरिया बनेगा। इस डील के बाद दुनिया की आधी आबादी के देश का कारोबार यहीं से होगा। इतना ही नहीं, दुनिया का 40% कारोबार और जीडीपी में 35% हिस्सा इसी क्षेत्र से आएगा। इतनी बड़ी डील में चीन की कोशिश है कि वो एक तरफा डील साइन कराकर अमेरिका से चल रहे ट्रेड वॉर का नुकसान एशियान के देशों से निकाल ले, जबकि भारत ने अपने घरेलू उद्योगों की हिफाजत के लिए अपनी मांगे रखी है।